हेलो दोस्तों, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज पढ़ेंगे कोरल रीफ की क्लासिफिकेशन। द कोरल रीफ्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। लोकेशन के हिसाब से फ्रिंजिंग, पैच, बैरियर एंड अटॉल। ठीक, पढ़ने से पहले थोड़ी पिक्चर देख लो। ये समुद्र है, ठीक है जी। नीचे से लावा निकला, एक आइलैंड बन गया, टापू बन गया। ठीक ठीक है जी। ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा। इसके किनारे पर रीफ बन गए। ऊपर से देखने में ऐसे, ये टापू है, टापू के किनारे किनारे पर क्या है, पूरा रीफ, कोरल रीफ बन गए। अगर जहां पर पानी बढ़ जाए, जहां पानी बढ़ गया तो ऊपर से देखने में ऐसे लगेगा ये टापू है, पानी है और फिर एक बैरियर है। ठीक, रीफ का, इसे कहते हैं बैरियर रीफ। अटोल में क्या होता है कि ये वाला जो कोरल रीफ के बिल्डिंग का प्रोसेस है ना, वो बनते रहते हैं और जो हमारा आइलैंड है वो नीचे धंस जाता है धीरे धीरे। जहां ऐसा कर वो नीचे चला गया, ये ऊपर आ गया, तो क्या है, ये पूरा एरिया पानी से भर गया, उसे कहते हैं अटॉल। ठीक, फ्रिंजिंग रीफ्स आर रीफ्स दैट ग्रो वेरी क्लोज टू द शोर ऑन मेनलैंड और हाई आइलैंड, जहां कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास और वॉल्केनिक मिड ओशियन आइलैंड के पास, बेसिकली कोस्ट के पास। ठीक, वेरी क्लोज, ये वाले हो गए। दे आर जनरली अटैच्ड टू द शोर, शोर के साथ अटैच्ड होते हैं, एंड आर फाउंड इन अंडमान्स, अंडमान में पाए जाते हैं। ठीक, कौन कहां पाए जाते हैं ये सारे नहीं याद रखने, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले हम उठा लेंगे। जैसे लक्षद्वीप में कौन से पाए जाते हैं, यहां जो ज्यादा फेमस है वो कहां पाए जाते हैं देखेंगे हम। पैच रीफ, these are isolated and discontinuous patches of corals, simply patch है। they lie shoreward of offshore reef structures, ठीक है जी, किनारे पर पाए जाते हैं, सिंपली पैचेस होते हैं। they can be seen in the Parkway, गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ कच्छ, जहां जहां देख सकते हो आप। ठीक है, पैचेस तो ऐसा ना जनरली ज्यादा पाए जाएंगे, जहां पर नहीं मिलते, जहां पर कोरल कम मिलते हैं वहां पैचेस मिलने की संभावना अधिक होगी। बैरियर रीफ्स, दीज आर लीनियर ऑफशोर रीफ स्ट्रक्चर्स दैट रन पैरेलल टू कोस्ट लाइन्स, कोस्ट लाइन के पैरेलल चलते हैं। दे अराइज फ्रॉम सबमर्ज्ड शेल्फ प्लेटफॉर्म्स। The water body between the shore and the reef is termed as lagoon. Barrier reefs are seen in Lakshadweep and in Nicobar. तो लक्षद्वीप में कौन से हुए, बैरियर रीफ। अटॉल्स ये पूछे जा सकते हैं, सर्कुलर और सेमी सर्कुलर रीफ कौन से हैं, अटॉल्स। These are circular or semi circular reefs that arise from sea floor platforms. ठीक, सी के तल से अराइज होते हैं। मेन रीजन इज दैट here the coral reef building keeps ahead of subsidence. ठीक है ना, सबसिडेंस से ज्यादा कोरल रीफ बिल्डिंग का रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल द अटॉल्स ऑफ लक्षद्वीप एंड निकोबार, तो ये लक्षद्वीप में भी मिलते हैं। बैरियर और अटॉल दोनों लक्षद्वीप और निकोबार में मिलते हैं। When the reef building do not keep pace with subsidence, reefs become submerged banks. This can be seen in Lakshadweep. ठीक है ना, मीना जो सबसिडेंस है, मतलब रीफ बिल्डिंग का रेट इतना ज्यादा नहीं है। ठीक, तो रीफ क्या है,
सबमर्ज्ड हो जाते हैं, थोड़ा समुद्र के नीचे। अगर रीफ बनते रहे तो पानी के ऊपर आ जाएंगे, अगर नहीं बन रहे तो नीचे चले जाएंगे लैंड के साथ साथ, अगर सब्सिडेंस हो रही है। अच्छा जी, वी कैन फाइंड सी ग्रासेस ऑन कोरल्स फॉर एग्जाम्पल इन कावारत्ती अटोल। कावारत्ती कहां? लक्षद्वीप में। तो ये पूछा जा सकता है कि सी ग्रासेस ऑन कोरल्स, कोरल्स के साथ साथ सी ग्रासेस भी मिलती हैं कहां? लक्षद्वीप वाले कोरल्स में, लक्षद्वीप में। तो वहां की राजधानी वगैरह ये है कावारत्ती, लक्षद्वीप में। वेयर इज मैंग्रोव्स आर प्रिवलेंट ऑन अंडमान एंड निकोबार कोरल रीफ्स। तो अंडमान और निकोबार में ज्यादातर कौन से वृक्ष है? मैंग्रोव, मतलब जहां पेड़ पाए जाते हैं। और सी ग्रास कहां है? लक्षद्वीप में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में सी ग्रास है, अंडमान एंड निकोबार में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। Among the 4 major reef areas of India, Andaman and Nicobar Islands are found to be very rich in species diversity, followed by the Lakshadweep Islands. तो आपने ये याद रखना है, क्योंकि लक्षद्वीप ज्यादातर क्या है? कोरल्स ही है। पर आपको अगर पूछा जाए डाइवर्सिटी कहां है, तो डाइवर्सिटी है अंडमान एंड निकोबार में। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार हैज मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी देन लक्षद्वीप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक, इसलिए मैंने सेपरेटली लिखा। कोरल रीफ्स हैव फॉलोइंग मेजर फंक्शंस। इनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। दे आर नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर्स अगेंस्ट कोस्टल इरोजन एंड स्टॉर्म सर्ज। समुद्र से आ गया, स्टॉर्म आ गया, जब ऐसे पानी की लहरें आ रही हैं तो कोस्ट एरिया को इरोजन करेगी, तो उसके लिए ये क्या करते हैं? एज ए बैरियर का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव बैरियर, प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है जी। कोरल्स कैल्शियम कार्बोनेट, बेसिकली ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बफर के रूप में काम करते हैं अगेंस्ट एसिडिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है काफी। पूरे का पूरा आप रिएक्शन चाहे ना याद रखो, पर समझ लो, और इतना एंड में याद रखना कि कोरल्स बफर का काम करते हैं। कोरल्स प्रिवेंट्स एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन बाय एक्टिंग एज ए बफर। कैसे? देखो, CO2 आसमान में बढ़ गई और ये पानी में घुली तो बन गया कार्बोनिक एसिड H2CO3। पानी के साथ मिलकर CO2 ने बना दिया कार्बोनिक एसिड, ठीक है जी। अब ये बाद में टूटेगा, H रिलीज किया इसने, H आयन का मतलब क्या है? एसिड, ठीक है जी। अब इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, कैसे करें? अगर समुद्र में कैल्शियम कार्बोनेट है, चाहे वो रॉक में हो, चाहे सॉइल में हो, चाहे सेडिमेंट के थ्रू आया हो, कैसे भी हो, बेसिकली कैसे है हमारे पास? कोरल के रूप में, तो क्या होगा? ये Ca2 पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा प्लस CO3 2 नेगेटिव आयन रिलीज करेगा, ठीक है जी। तो ये पानी के साथ रिएक्ट करके OH आयन बना देता है, ठीक। तो कहने का मतलब आपने ये याद रखना, CaCO3 अल्टीमेटली OH नेगेटिव आयन देता है पानी में, ठीक। और ये OH नेगेटिव H के साथ कंबाइन होकर दोबारा H2O मतलब पानी बना देता है। तो कहने का मतलब CaCO3 ने अल्टीमेटली H आयन को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो H आयन क्या था? एसिड, ठीक। तो एक प्रकार से एसिड को उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर CaCO3 ना हो तो ये H बढ़ता रहेगा, ओशन क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा।
ठीक, इसको पढ़ लेना आपने। अच्छा जी, द कोरल एनिमल्स आर हाईली अडेप्टेड फॉर कैप्चरिंग प्लैंकटन फ्रॉम द वाटर। ठीक, तो पानी में जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, ठीक, अगर तो जानवर हो तो जू प्लैंकटन, अगर प्लांट टाइप हो तो फाइटोप्लैंकटन। तो ये कोरल एनिमल इनको क्या कर देते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। ठीक, तो प्लैंकटन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होंगे, दस दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट कैप्चरिंग। तो न्यूट्रिएंट कैप्चरिंग में भी हेल्पफुल है ये बात हो गई। कोरल्स आर द लार्जेस्ट बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर। बायो मतलब लाइफ, मतलब बायोजेनिक का मतलब प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कैल्शियम कार्बोनेट कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है तो सबसे ज्यादा कौन करता है, कोरल्स। दे प्रोवाइड सबस्ट्रेट फॉर मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स इनके ऊपर ग्रो करते हैं, दैट इज मैंग्रोव ग्रो ऑन देम। हमने पढ़ा अंडमान और निकोबार आइलैंड में क्या है, कोरल के साथ मैंग्रोव भी ग्रो करते हैं। ठीक है जी। दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर ए लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग बर्ड्स। तो जहां कई प्रकार के जीव जंतु, एनिमल्स, प्लांट्स और बर्ड्स, जहां उनको जो रहने के लिए जगह देता है, हैबिटेट प्रोवाइड करता है। तो मतलब जहां क्या है, कई प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बात आती है कोरल्स आर फेसिंग फॉलोइंग थ्रेट्स। इनको कौन कौन से थ्रेट्स हैं, इन सब में ना जनरली सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। अच्छा जी, नेचुरल कॉजेस इंक्लूडिंग ब्लीचिंग बाय नेचुरल प्रोसेसेस, ब्लीचिंग, आउटब्रेक ऑफ रीफ डिस्ट्रॉइंग मैकेनिज्म्स, ऐसे मैकेनिज्म जिसके कारण रीफ डिस्ट्रॉय हो जाए, इनकी ब्लीचिंग हो जाए। एंड डिप्लीशन ऑफ सिम्बायोटेंट्स, कौन है सिम्बायोटेंट, जो जैंथेला, वो डिप्लीट हो जाए, ऐसे। ठीक, कई नेचुरल कॉजेस है। नेचुरल डिस्टर्बेंसेस देखो कौन कौन सी हैं, विच कॉज डैमेज टू कोरल रीफ्स इंक्लूडिंग फ्लडिंग, बाढ़ आ गई तो गड़बड़, वायलेंट स्टॉर्म्स आ गए तो गड़बड़, हाई और लो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, ना जहां तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया या बहुत कम हो गया, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन इवेंट्स, ठीक, इसके कारण भी। सब एरियल एक्सपोजर, मतलब जो नीचे वाले हैं, ठीक, वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज कर जाए, सब एरियल एक्सपोजर। आप ये कह लो कि पानी का लेवल कम हो जाए तो नीचे वाले भी क्या है, हवा को एक्सपोज हो गए तो भी गड़बड़। आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस, कई प्रकार की बीमारियां फैल गई तो भी गड़बड़। प्रीडेटरी स्पीसीज, बाहर से कोई ऐसी स्पीसीज जो इनको नुकसान पहुंचाने वाली है वो आ गई तो भी इनको खराब करेगी। तो ये कारण आपने पढ़ लेने हैं, ये है नेचुरल कारण। आगे बात आती है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, मतलब इंसान के द्वारा कौन कौन सी गड़बड़ियां पैदा होती हैं। सीधा है केमिकल पोल्यूशन, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स, कॉस्मेटिक्स वगैरह। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जहां सिंपली मैकेनिकल डैमेज बाय शिप्स, वहां से आप शिप गुजारोगे, ट्रॉलर गुजारोगे, ट्रॉलर होता है उनके मछली पकड़ने वाले जो होते हैं, छोटी छोटी किश्तियां, नीचे जाल लगाया होता है उन्होंने। लोडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स और सेडिमेंट्स, आपने सेडिमेंट जहां न्यूट्रिएंट्स इसमें छोड़ दिए, जैसे आपके वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट से या एग्रीकल्चर वेस्ट से या इंडस्ट्रियल वेस्ट से उनको न्यूट्रिएंट मिल गए, काफी न्यूट्रिएंट हो गए, या सेडिमेंट काफी आपने वहां ऐड कर दिए। ड्रेजिंग,
ड्रेजिंग होता है सेडिमेंट को छानना, सेडिमेंट को निकालना। तो एक लिमिट प्रकार के सेडिमेंट चाहिए भी होते हैं। या तो आपने सेडिमेंट बहुत ज्यादा ऐड कर दिए या रिमूव कर दिए तो भी गड़बड़। टूरिज्म हो गया, डिस्टर्बेंस पैदा करता है। माइनिंग एक्टिविटी, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस, वहां से कई प्रकार के रिसोर्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो आप वहां का। थर्मल पोल्यूशन, जैसे न्यूक्लियर प्लांट है, तो न्यूक्लियर प्लांट्स अमूमन कोस्ट के पास होते हैं क्योंकि इनसे क्या है, गर्म पानी निकलता है। एंड प्रोडक्ट जो गर्म पानी होता है तो उसको आप सीधा समुद्र में एंटर करवा देते हो, तो वो थर्मल पोल्यूशन कर देता है। और इंटेंसिव फिशिंग, बहुत ज्यादा मछली पकड़ना, ये सारे क्या है, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस हो गए। Recent accelerated coral reef decline is mainly due to anthropogenic causes। तो अब की जब अगर हम बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान के जो है कर्मों के कारण ये ज्यादा हानि पहुंच रही है रिसेंटली। और एक और कारण है कि कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी काफी इंपॉर्टेंट कारण है इसका। अच्छा जी, कोरल ब्लीचिंग और ब्लीचिंग ये क्या होता है, इज द पेलिंग ऑफ कोरल कलर मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अगर कोरल का जो कलर है वो पेल हो जाए, मतलब कलर खत्म हो जाए, हल्का पड़ जाए, तो उसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। ये क्यों होता है, देखो, डिक्लाइन इन द डेंसिटीज ऑफ यूजेंथेला। तो जो उसके अंदर यूजेंथेला है, जीव है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, वो डिक्लाइन कर गया। जहां फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विद इन द यूजेंथेला। तो यूजेंथेला में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है कौन सा होता है, वो ग्रीन कलर, वो कम हो गया। तो इन दो कारणों के कारण क्या है, कोरल ब्लीच हो गया। बेसिकली क्या है, यूजेंथेला को नुकसान हो रहा है, उसके कारण कोरल का भी कलर चेंज हो रहा है, पेल हो रहा है, हल्का पड़ रहा है। Other major cause is the change in temperature। टेम्परेचर की गड़बड़ी, ज्यादा हो गया, कम हो गया। कोरल स्पीसीज लिव विद इन ए रिलेटिवली नैरो टेम्परेचर रेंज। तो इनका एक अपना टेम्परेचर रेंज होता है कि इस टेम्परेचर से लेकर इस टेम्परेचर के बीच बीच वो ढंग से रहते हैं, अदरवाइज ठीक है। लो एंड हाई सी टेम्परेचर्स कैन कॉज कोरल ब्लीचिंग। टेम्परेचर काफी कम हो गया, इससे जब बढ़ गया तो उससे कोरल ब्लीच हो जाएगा, सिंपल कहते हैं तो मर जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लीचिंग इज मच मोर व्हेन देयर इज राइज इन सी वाटर टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ गया तो ज्यादा होता है ब्लीचिंग। समटाइम्स देयर इज सडन टेम्परेचर ड्रॉप्स ड्यू टू इंटेंस अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। कभी कभी नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है तो एकदम क्या हो गया, टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा फ्रॉम बिलो। और देयर इज सीजनल आउटब्रेक्स ऑफ कोल्ड एयर। जहां ठंडी हवा कहीं से आ रही है तो वो भी जहां के पानी को ठंडा कर देगी। एज ए रिजल्ट ब्लीचिंग हैपन्स, इससे भी ब्लीचिंग होती है। सोलर इरेडियंस, सूरज से आने वाली किरणें इज आल्सो हार्मफुल टू कोरल्स। इससे भी उनको नुकसान पहुंचता है कोरल्स को। समटाइम्स ड्यू टू इवेंट्स सच एज, कौन कौन से इवेंट्स, सच एज एक्सट्रीम लो टाइड्स, ठीक है, टाइड्स बहुत कम हो गए, नीचे आ गए। अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन रिलेटेड सी लेवल ड्रॉप्स और टेक्टोनिक अपलिफ्ट एक्सेट्रा। मतलब पानी काफी नीचे चला गया, कारण कुछ भी हो सकते हैं। कैन सडनली एक्सपोज कोरल्स टू द एटमोस्फियर। तो जो नीचे वाले कोरल्स हैं, पानी से ढके थे जो, वो एकदम क्या है, हवा के, एटमोस्फियर के संपर्क में आ गए। Thus causing bleaching of corals, उससे भी कोरल ब्लीच हो जाता है।
ठीक है जी, इससे भी कोरल ब्लीचिंग हो जाता है। आगे है सेडिमेंटेशन, मीन जो मिट्टी के कण ज्यादा वहां जमा हो जाए तो भी कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा। फ्रेश वाटर डिल्यूशन, साफ पानी यदि आ जाए तो भी कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा। ये भी एक बैलेंस है ना, मैंने बताया कि सेडिमेंटेशन का भी, मिट्टी के कणों का भी एक लेवल चाहिए। अगर वो बहुत कम हो गया, ज्यादा साफ पानी आ गया तो भी गड़बड़, ज्यादा कण आ गए, ज्यादा सेडिमेंट आ गए तो भी गड़बड़। रैपिड डिल्यूशन ऑफ रीफ वाटर्स कैन आल्सो कॉज कोरल ब्लीचिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमको लगेगा अरे साफ पानी तो अच्छा ही होगा उनके लिए, नहीं नहीं, साफ पानी ज्यादा आ गया विदाउट सेडिमेंट वाला, कणों वाला, मिट्टी के कणों वाला, तो उससे भी क्या है, वो सेडिमेंट डिल्यूट हो सकते हैं और कोरल के लिए अच्छा नहीं। दिस कैन बी कॉज्ड बाय सडन एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम स्टॉर्म जनरेटेड प्रेसिपिटेशन। मान लो कि एकदम कितना ही वहां पर बारिश पड़ गई तो साफ पानी आ गया, जहां रिवर वाटर फ्रॉम सरफेस रन ऑफ, तो काफी नदियों से पानी आ गया तो जिसमें अधिक सेडिमेंट ना हो। जनरली सच ब्लीचिंग इवेंट्स आर रेयर, आमतौर पर ये बहुत कम होते हैं। एंड इफ दे अकर दे कन्फाइंड टू रिलेटिवली स्मॉल नियर द शोर एरियाज, तो कुछ एरिया में ही रहते हैं, ज्यादा ये इतना डरने की बात नहीं है। आगे बात आती है जी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो ऑर्गेनिक नहीं है, मतलब कार्बन कंपाउंड नहीं है। रादर देन कॉजिंग कोरल रीफ ब्लीचिंग विद द इंक्रीज ऑफ न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशंस, जब न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए तो क्या होता है, देयर कैन बी इंक्रीज इन डेंसिटीज ऑफ यूजेंथिला। तो यूजेंथिला को क्या मिल गए, न्यूट्रिएंट मिल गए, तो ये काफी बढ़ जाएंगे, यूजेंथिला बढ़ गए। तो अब क्या होगा, दिस इज नॉट बेनिफिशियल, ये भी अच्छा नहीं है। क्यों, एज इट कैन कॉज एडवर्स इफेक्ट्स सच एज लोअरिंग ऑफ कोरल रेजिस्टेंस। ठीक, मतलब कोरल के ऊपर यूजेंथिला ज्यादा हो गया अब, तो उसकी अपनी जो रेजिस्टेंस है बीमारियों से लड़ने की या किसी और प्रकार की ताकत, वो कम हो जाएगी। एंड दस इंक्रीजिंग ससेप्टेबिलिटी टू डिजीजेस। ठीक, ये है बात। ज्यादा यूजेंथिला का होना भी सही नहीं है। लॉस ऑफ यूजेंथिला आल्सो अकर्स इफ कोरल्स आर एक्सपोज्ड टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस केमिकल कंटामिनेंट्स। सीधा केमिकल डाल दिए तो भी गड़बड़ है, तो भी यूजेंथिला का लॉस हो जाएगा। केमिकल इनके लिए अच्छे नहीं। इसके अलावा पैथोजेंस, मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो इंड्यूस ब्लीचिंग। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज पैदा करते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जो पैथोजेंस मतलब डिजीज पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म, अगर वो आ गए वो भी ब्लीचिंग कर देते हैं। ठीक है जी, इसको आपने बार बार पढ़ लेना है, ये मैटर इंपॉर्टेंट है, चाहे कोरल रीफ्स के हों, चाहे मैंग्रोव्स के हों, चाहे ईस्चुरी के हों, जो हमने पढ़ा ये सब इंपॉर्टेंट है। इसको आपने बार बार वीडियो देख लेनी है। प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। आज के लिए शुक्रिया, नमस्कार।